हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि आईएएस प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जिस अध्याय को कवर करने वाले हैं वो अध्याय है मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला अभ्यास प्रश्न क्या बनाया गया है। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न होती है। आपके विकल्प हैं मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति, विमुद्रीकरण या फिर मुद्रा अवमूल्यन। दरअसल घाटे की वित्त व्यवस्था में होता क्या है कि व्यय और राजस्व का जो अंतर है उसे सरकार सामान्यतः एक्स्ट्रा जो मुद्रा होती है उसे छाप कर पाटने का कार्य करती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि यह विफल हो जाती है या किसी कारणवश यह जो घाटे की वित्त व्यवस्था होती है इसके अंतर्गत यह जो प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है कि एक्स्ट्रा कागजी मुद्रा छाप कर इसे पाटने की जो कोशिश की जाती है, यदि यह विफल हो जाती है तो इसके अंतर्गत जो स्थिति उत्पन्न होती है वह स्थिति होती है मुद्रास्फीति की। हालांकि इसका उद्देश्य आर्थिक विकास जरूर होता है, लेकिन विफल होने की स्थिति में मुद्रास्फीति को यह जन्म दे देती है। इसके अंतर्गत यदि यहाँ एक्सप्लेन सेक्शन में हम देखें तो सार्वजनिक राजस्व और सार्वजनिक व्यय के अंतर को कम करने के लिए सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था करती है। इसकी छोटी सी राशि से उपलब्ध कोष देश के विकास में काम आता है, परंतु यदि बड़ी राशि को अगर सरकार द्वारा जो कागजी मुद्रा छापी जा रही है इस घाटे की वित्त व्यवस्था को कम करने के लिए और वह राशि काफी ज्यादा है तो उसकी वजह से मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न हो जाती है, जो कि मुद्रास्फीति का ही एक भाग है। तो यहां से जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, क्योंकि जब भी मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है उस स्थिति में जो भी ऋणी लोग होते हैं उनको लाभ पहुंचता है, जबकि जो देनदार होते हैं या जो लोग पैसे देते हैं ऋणियों को उनको नुकसान होता है। क्योंकि मुद्रास्फीति के चलते जो परचेजिंग पावर है यानी क्रय शक्ति जो होती है उसमें कमी आ जाती है। क्रय शक्ति में कमी आने के कारण जो ऋणदाता होता है उसको हानि होती है, जबकि जो ऋणी होता है उसको लाभ प्राप्त होता है। अब क्रय शक्ति में गिरावट के कारण क्या होता है कि जो ऋणदाता है उसको जो ब्याज तथा मूलधन के रूप में पैसा मिलता है उसकी क्रय शक्ति अपेक्षाकृत सामान्य स्थितियों की तुलना में कम होती है। इसीलिए जो ऋणदाता है उसको नुकसान हो जाता है, जबकि जो ऋणी व्यक्ति होता है उसको वस्तु के रूप में उन्हें कम ही भुगतान करना पड़ता है, इसलिए उन्हें लाभ होता है। अब अगर बात करें बॉन्ड धारकों की तो इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति जब सामान्य होती है तो उसमें सामान्य बॉन्ड धारकों को लाभ नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है? तो सबसे पहले यहां पर बॉन्ड धारक की बात कर ले। बॉन्ड धारक कौन कौन होते हैं? तो बॉन्ड धारक ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बॉन्ड के एवज में कोई मुद्रा या कोई रुपया जो है उधार दे रखा है। और मुद्रास्फीति की दशा में ये नुकसान की स्थिति में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि धन की जो क्रय शक्ति है वह कमजोर हो जाती है, यानी कि परचेजिंग पावर जो कैपेसिटी होती है वह कम होती है और अधिकांश ऋण उत्पाद या हम बात करें अंग्रेजी में इसे कहते हैं डेट प्रोडक्ट्स, जैसे कि सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट अथवा नियमित बॉन्ड या जो रेगुलर बॉन्ड्स हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो जो रिटर्न देते हैं वो मुद्रास्फीति के संदर्भ में संरक्षित नहीं होते हैं, इसलिए यह लाभ नहीं पहुंचाते हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यहां से यह बी वाला हो जाएगा। अगर एक्सप्लेन सेक्शन में आप देखें तो जो मैंने बताया है वही है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहां पर क्रय शक्ति यानी परचेजिंग जो कैपेसिटी होती है रुपए की, मुद्रा की, वह कम हो जाती है और इसी के कारण जो ऋणदाता है उसे हानि होती है, जबकि जो ऋणी होती हैं उन्हें लाभ होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव, जिसे अंग्रेजी में बेस इफेक्ट कहते हैं, पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? विकल्प है यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है, यह विगत वर्षों की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है, यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है,
या फिर उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो आधार प्रभाव की अगर हम बात करें तो यह विगत वर्ष यानी पिछले वर्षों की कीमतों में स्फीति दर की गणना पर जो भी प्रभाव आया होता है उसी को हम आधार प्रभाव कहते हैं। तो आइए एक्सप्लेन सेक्शन में इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मुद्रास्फीति के संदर्भ में आधार प्रभाव या जिसे हम अंग्रेजी में बेस इफेक्ट कहते हैं, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आए प्रभाव को दर्शाता है। आधार प्रभाव से मुद्रास्फीति की सटीक तस्वीर हालांकि सामने नहीं आ पाती है। यदि विगत वर्ष में मुद्रास्फीति दर काफी कम भी हो तो भी मुद्रास्फीति के प्राइस इंडेक्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने पर गणितीय ढंग से अगले वर्ष में मुद्रास्फीति का उच्च स्तर सामने आता है। आधार प्रभाव की यही विकृति होती है, यानी कि जो आधार प्रभाव होता है उसकी एक त्रुटि होती है, उसके अंदर यह एक खामी होती है, एक डिस्टॉर्शन होता है। यहां से यह क्लियर हो जाता है कि जो प्रश्न का जो सही उत्तर है यह बी वाला हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब विकल्प है वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटती जाए। वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे, वर्ष में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटे भी और बढ़े भी, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर स्थिर रहे। तो यहां पर मुद्रास्फीति की शून्य दर के बारे में पूछा जा रहा है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो है शून्य होगी। तो मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष जो है अवश्य मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? शून्य दर मानी जाएगी। तो इसको एक्सप्लेन सेक्शन में अगर देखें तो किसी वर्ष में मुद्रास्फीति की शून्य दर होने के लिए आवश्यक है कि वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर शून्य रहे। इसके लिए मुद्रास्फीति का मापन सप्ताह दर सप्ताह के आधार पर किया जाता है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, यानी कि बी वाला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक व्यय में कमी लाना और प्रत्यक्ष कर में वृद्धि करना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों में सम्मिलित है। थोक मूल्य सूचकांक सामान्य मूल्य को दर्शाता है। इसका प्रयोग मौद्रिक राष्ट्रीय आय को वास्तविक राष्ट्रीय आय में परिवर्तित करने के लिए होता है। 88वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में सेवा कर लागू किया गया। जब आर्थिक मंदी एवं मुद्रास्फीति एक साथ पाई जाती है मुद्रा संस्फीति कहलाती है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके विकल्प हैं 1, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 और सबसे अंत में है 1 और 2। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि सार्वजनिक व्यय में जब कमी लाने की बात की जाती है और प्रत्यक्ष कर में जब वृद्धि की जाती है तो इससे जो मुद्रास्फीति होती है इसको संतुलित करने या इसको नियंत्रित करने के उपायों में सम्मिलित किया जाता है। तो पहला वाला जो कथन है बिल्कुल सही हो जाता है। वही थोक मूल्य सूचकांक की अगर हम बात करें तो यह सामान्य मूल्य दर को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। इसका प्रयोग मौद्रिक राष्ट्रीय आय को वास्तविक राष्ट्रीय आय में परिवर्तित करने के लिए होता है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। वही जबकि 88वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स लागू किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम बात करें कि जब आर्थिक मंदी यानी कि रिसेशन और मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन एक साथ हो तो इसे मुद्रा संस्फीति ना कह करके बल्कि इसे हम फिक्स्ड स्फीति यानी कि स्थिर स्फीति कहते हैं। जबकि सामान्य मूल्य दर एवं उत्पादन या आय में निरंतर वृद्धि की स्थिति में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम मुद्रा संस्फीति कहते हैं। मुद्रा संस्फीति किसे कहते हैं? फिर से एक बार से सुन लीजिए। सामान्य मूल्य दर एवं उत्पादन या आय में जब निरंतर वृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो रही हो तो इसे ही हम मुद्रा संस्फीति कहते हैं। जबकि आर्थिक मंदी और मुद्रा स्फीति एक साथ हो यानी कि यह दो कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट कर रही हो तो इसे मुद्रा संस्फीति नहीं बल्कि इसे स्थिर स्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर स्फीति, या इसी को अंग्रेजी में हम फिक्स्ड स्फीति भी कहते हैं। तो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा जो कथन है बिल्कुल सही है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह बी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था पर घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति। हालांकि अभी इससे संबंधित एक प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार जो होती है एक्स्ट्रा मनी को वो छाप करके
जो घाटे की वित्त व्यवस्था होती है उसको कम करने के प्रयास करती है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ऋण लेकर या मुद्रा छापकर घाटे का वित्तीयन किया जा सकता है। जब आरबीआई नई मुद्रा छापकर सरकार की सहायता करती है तो इसे मौद्रिक घाटा या घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। क्योंकि यह प्रत्यक्षता मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करता है, इस कारण मुद्रास्फीति आ जाती है। क्यों आ जाती है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली जो है मनी सप्लाई को यह बढ़ा देता है, यानी कि जो मार्केट है उसमें मनी का एक्स्ट्रा इन्फ्यूजन हो जाता है। एक्स्ट्रा मनी जो होती है, जो छापी गई है आरबीआई के द्वारा सरकार की मदद करने के लिए, तो वो क्या होती है कि मनी जो है मार्केट में आती है तो पहले से मौजूद मनी जो रहती है वो तो रहती है, यह एक्स्ट्रा आ जाती है। तो इस तरह से जो मुद्रा सप्लाई है वो बढ़ जाती है। जब मुद्रा सप्लाई बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें परचेज करने लगते हैं। अब जब वो ज्यादा से ज्यादा चीज परचेज करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी कीमतें जरूर बढ़ेंगी, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो यहां पर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह सी वाला हो जाएगा, यानी कि मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने से उसके स्थानापन्न की मांग घटती है, बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या बाजार पर निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ने से उसके स्थानापन्न की मांग जो है वह बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से समझे, चाय और कॉफी की अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो यही देखें कि जब कॉफी के मूल्य में बढ़ोतरी होगी तो उपभोक्ता चाय की ओर, और ठीक इसके विपरीत, यानी कि जब चाय का मूल्य बढ़ने पर चाय से कॉफी की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यानी कि जब किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वह बढ़ जाता है तो उसके स्थानापन्न यानी कि रिप्लेसमेंट की जो डिमांड होती है वह बढ़ जाती है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। अविस्फीतिकारी और मुद्रास्फीतिकारी अंतरालों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अविस्फीतिकारी अंतराल कम मांग के आकार को दर्शाता है, निवेश मांग में कमी के कारण अस्फीतिकारी अंतराल होता है, मुद्रास्फीतिकारी अंतराल अधिक मांग के आकार को दर्शाता है, या सबसे अंत वाला जो विकल्प है अविस्फीतिकारी अंतराल के कारण आउटपुट, रोजगार और मूल्य स्तरों में वृद्धि होती है। तो इन अगर हम कथनों को देखें तो जो चौथा कथन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में यानी कि अविस्फीतिकारी अंतराल के कारण आउटपुट, रोजगार और मूल्य स्तरों में वृद्धि ना होकर के बल्कि गिरावट होती है। तो यह वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। यहां पर एक्सप्लेन सेक्शन में समझते हैं कि अविस्फीतिकारी अंतराल के कारण आउटपुट, रोजगार और मूल्य स्तर में गिरावट आती है। अविस्फीतिकारी अंतराल अस्फीति मांग के कारण सृजित होता है, अतः पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग समग्र आपूर्ति से कम होता है। अविस्फीति की स्थिति में मुद्रा आपूर्ति कम होती है, अतः वस्तुओं और सेवाओं की मांग घटती है। उत्पादक क्रियाकलापों में कमी से रोजगार की मांग घट जाती है या घटती है, तदनुरूप अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋणदाता या लेनदार, किराया प्राप्तकर्ता और पेंशन भोगियों पर मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसानों और निवेशकों पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाए, क्योंकि जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो इसमें जो ऋणदाता होते हैं या लेनदार होते हैं या जो भी किराया प्राप्तकर्ता वाले होते हैं या भी जो पेंशन भोगी होते हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि जो मुद्रा है उसकी जो क्रय शक्ति है वह कम हो जाती है, इसलिए इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं किसानों और निवेशकों पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। यहां पर आप देखिए, मुद्रास्फीति का कर्जदार या देनदार, निवेशक, किसान और उत्पादक आदि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं मुद्रास्फीति का ऋणदाता या लेनदार, पेंशन भोगी, ब्याज दर प्राप्त करने वाले तथा किराया प्राप्तकर्ताओं जैसे निश्चित आय वाले समूह आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल स्फीति में शामिल है या शामिल हैं? ऑप्शंस है तेल और गैस, औद्योगिक उत्पाद, खाद्य पदार्थ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, एक, दो और तीन। तो इस प्रश्न का जो सही
उत्तर हो जाएगा यह बी वाला हो जाएगा, यानी कि केवल 2, यानी कि औद्योगिक उत्पाद। एक्सपीरियंस सेक्शन में अगर बात करें तो मूल्यस्फीति की गणना करते समय खाद्य और ऊर्जा की कीमतों, विशेषकर तेल और गैस को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसे उत्पादों का जो मूल्य है वो अत्यधिक परिवर्तनशील होता है। कोर मुद्रास्फीति एक विशेष मूल्य स्तर में लंबी अवधि के रुझान को दर्शाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तेल और गैस है, साथ ही साथ यहाँ पर खाद्य जो वस्तुएं हैं इनको शामिल नहीं किया जाता है। तो तेल और गैस शामिल नहीं होगा, खाद्य पदार्थ भी शामिल नहीं होगा, तो सिर्फ क्या शामिल होगा, औद्योगिक उत्पाद, यानी कि जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस है वही शामिल होगा इसके अंतर्गत। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह बी वाला हो जाएगा। तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए अध्याय के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।